अगर उप मुख्यमंत्री जी की बात करें उनका, तो निश्चित रूप से उनका डीएनए पिछड़ा विरोधी है, उनका डीएनए दलित विरोधी है, उनका डीएनए अल्पसंख्यक विरोधी है। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। डॉक्टर संजय निषाद, समाज के व्यवसायी दीपक पटेल, मित्र, सबसे सफल प्रधानमंत्री, बनना अभी बाकी। नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज तिवारी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग जनता की आवाज बनके जनप्रतिनिधियों से जनता के सवाल को पूछते हैं। इसी क्रम में आज हमारे साथ हैं रानीगंज से विधायक डॉक्टर आर.के. वर्मा जी, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। और आपको बता दें, डॉक्टर आर.के. वर्मा कुछ उन विधायकों में से हैं जो दो विधानसभा से जो है प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। विश्वनाथगंज से भी आप प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, वर्तमान में आप जो है रानीगंज से विधायक हैं। डॉक्टर आर.के. वर्मा भी और विधायकों की तरह जो है खुद जनता से मिलते जुलते हैं। आज हम डॉक्टर आर.के. वर्मा जो है समाजवादी पार्टी के उप मुख्य सचेतक भी हैं सदन में। आज हम इनसे ढेर सारी बात करेंगे, राजनीति पर बात करेंगे, रानीगंज के बारे में बात करेंगे, प्रदेश की राजनीति के बारे में बात करेंगे, क्योंकि सदन में बहुत बढ़िया तरीके से ज्वलंत मुद्दों को उठाते हैं। चाहे बिजली का मुद्दा रहा हो, चाहे स्वरूप रानी अस्पताल का मुद्दा रहा हो, या रोजगार का मुद्दा रहा हो, या अन्य मुद्दे रहे। अयोध्या पर भी आपने बातें उठाई थी, राम जन्मभूमि पर भी। तो देर ना करते हुए हम डॉक्टर आर.के. वर्मा से आपकी मुलाकात हुआ। डॉक्टर साहब, आपका हमारे चैनल में एक बार फिर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब आपसे मिलता हूँ तो मुझे एनर्जी भी मिलती है, क्योंकि जब भी मुझे जरूरत होती है, जब भी मुझे जरूरत, तो आप मुझे समय दे देते हैं। ये मेरा सौभाग्य है। तो डॉक्टर साहब, मैं शुरुआत करता हूँ। आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं। समाजवादी पार्टी जो है 2024 में पीडीए का नारा दे करके, संविधान बचाओ करके जो है 37 लोकसभा सीटें जीत गई है। और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि पीडीए तो परिवारवादी पार्टी है। और क्या कहते हैं कि 2027 में पीडीए का क्या वजूद आप देख रहे हैं? पीडीए का क्या मतलब है, पहले यही समझाइए। देखिए, पहले तो उस बात का मैं खंडन करूंगा कि पीडीए परिवारवादी पार्टी नहीं है, पीडीए समाजवादी पार्टी का परिवार है। एक चीज स्पष्ट हो जाए। दूसरी चीज, जिस परिवारवाद की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, यह झूठ बोलने वाली पार्टी है। उसके एक एक नेता झूठ बोलने का काम करते हैं। अगर गृह मंत्री या रक्षा मंत्री जी का बेटा राजनीति करे, राजनीति के फायदे के पदों पर रह करके काम करे, या भारतीय जनता पार्टी में अनेकों उदाहरण है जहां पर 3 पीढ़ियां लगातार उसी बैनर तले राजनीति कर रही है, वो परिवारवाद नहीं है। रही बात जिस परिवारवाद की बात आप करते हैं, एक राजनीतिक परिवार का बेटा और बेटी अगर वह जनता के बीच में रह करके जनता की सेवा करने का काम करता है, तो उसको राजनीति से हटाना ये उसके साथ न्याय नहीं होगा। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि एक जुडिशरी में 3-3 पीढ़ियां कहें, या जो कॉलेजियम सिस्टम से आज जजों की नियुक्तियां हो रही हैं, वहां पर आप देख पाएंगे कि सभी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी में ही लोग जा रहे हैं। क्या वो परिवारवाद नहीं है? जज का बेटा जज हो सकता है, वो परिवारवाद नहीं है। और एक आईएएस का बेटा आईएएस हो सकता है, वो परिवारवाद नहीं है। आईएएस होगा? वो तो प्रतिनियुक्ति होती नहीं है, नहीं, परीक्षा होती है। नहीं, परीक्षा यहाँ भी होती है। आईएएस की परीक्षा जीवन में एक बार होती है मनोज जी, लेकिन जनप्रतिनिधि की परीक्षा हर 5 वर्ष पर होती है। उस आईएएस की परीक्षा से कहीं ज्यादा परीक्षाओं से उसे गुजरना पड़ता है। इसलिए जो है जो परीक्षा पास करेगा वही लोकतंत्र में आगे बढ़ेगा। तो परिवारवाद की बात कह करके उनको उनके अधिकार से वंचित करना मुझे लगता है कि न्याय। ठीक है, पीडीए में परिवारवाद तो भाजपा कहती है। पीडीए की बात अगर करें, जिसका फुल फॉर्म आप लोग एकदम स्पष्ट कर दो, भारतीय जनता पार्टी के लोग गुमराह करने का काम करते हैं। पीडीए का मतलब है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी, अल्पसंख्यक, ये हमारा पीडीए है। और जो पीड़ित के साथ न्याय करे और जो स्वयं पीड़ित हो, जो पीड़ित में संवेदना व्यक्त करे, सहानुभूति व्यक्त करे, वह पीडीए है, वह पीडीए का हिस्सा है। यह समाजवादी पार्टी मानती है।
थी। अच्छा सर, ये बताइए 2022 के इलेक्शन में पीडीए कहे जाने वाले तमाम, परिवार के हिस्सा कहे जाने वाले तमाम लोग साथ में थे, चाहे वो डॉक्टर पल्लवी पटेल रही हों, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य रहे हों, ओपी राजभर रहे हों। आज की तारीख में वो हैं नहीं साथ में, और ओपी राजभर पिछड़े समाज से आते हैं जो भाजपा के साथ हैं, अनुप्रिया पटेल पिछड़े समाज से आती हैं, भाजपा के साथ हैं, और क्या कहते हैं कि जो चौधरी जयंत भाजपा के साथ में हैं, तो डॉक्टर संजय निषाद भाजपा के साथ में हैं। तो जिसमें पिछड़ा समाज का तो बहुत बड़ा संगठन, बहुत ज्यादा दल तो भाजपा के साथ है, तो सपा जो है कैसे जो है सरवाइव कर रही है? देखिए, पिछड़ों के नाम पर जो छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियां हैं वो राजनीति का व्यापार कर रही हैं। या उत्तर प्रदेश का पिछड़ा जान चुका है। इसलिए समाजवादी पार्टी का जो पीडीए है वो समाज है, पूरा समाज जो पीडीए का है वो समाजवादी पार्टी के साथ है, और समाजवादी पार्टी उस पूरे पीडीए समाज के हक अधिकार की लड़ाई लड़ने का काम कर रही है। अभी आपने लोगों ने बहुत सारे मुद्दों को देखा होगा जहां पर एक पिछड़े व्यक्ति के साथ, एक अनुसूचित समाज के बेटे और बेटी के साथ अन्याय और अत्याचार होता है। तो क्या ये जाति के नाम पर जो छोटे छोटे संगठन, जो राजनीतिक पार्टी बना करके लोग राजनीति का व्यापार कर रहे हैं, क्या उन्होंने कभी भारतीय जनता पार्टी के फोरम पर कभी इस बात को रखा कि अगर आपने इस समाज के साथ न्याय नहीं किया तो हम गठबंधन तोड़ देंगे, हम मंत्रिमंडल से बाहर चले जाएंगे? अभी 69,000 शिक्षक भर्ती के मामला इतने दिनों से चले आ रहा है। जब जनता के बीच में आएंगे लोग, प्रेस बुलाएंगे, आप सब लोग जाएंगे और ये कहेंगे कि पिछड़ों के साथ अन्याय हुआ, 69,000 भर्ती में अभ्यर्थियों को न्याय दिलाया जाना चाहिए। पिछड़े समाज के जो अभ्यर्थी जिन्हें शिक्षक बनाया जाना चाहिए था, जो नहीं बन पाए उनको बनाया जाना चाहिए था। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का श्रेय लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के फोरम पर या केंद्र सरकार के फोरम पर कभी ये कहा कि उत्तर प्रदेश के 69,000 भर्ती के में जो घोटाला हुआ, जिसमें पिछड़े समाज के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय करने का काम किया गया, अगर आपने उनको अध्यापक नहीं बनाया तो हम गठबंधन तोड़ लेंगे? क्या एक भी जो पीडीए की बात जो कर रहे हैं दूसरे छोटे दल जो वहां पर उनके संगठन में है, उनके अलायंस में है, क्या उन्होंने कभी बात करी? नहीं बात करी। तो पूर्ण बहुमत में है, वो गठबंधन तोड़कर भी क्या करेंगे? नहीं, वो गठबंधन तोड़ करके क्या करेंगे बात नहीं है। बात यह है कि अगर आपका जमीर जिंदा है तो ये बात तो करना चाहिए। इसका मतलब है कि आप अपने निहित स्वार्थ राजनीति कर रहे हो, समाज के लिए राजनीति नहीं कर रहे हो। ऐसा भाजपा के सहयोगी दलों के ऊपर, सभी सहयोगी दलों पर मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो राजभर की पार्टी हो, चाहे निषाद राज की पार्टी हो, और चाहे अपना दल यश की बात हो, या चौधरी साहब की पार्टी हो, सबका एक ही नजरिया। अच्छा विधायक जी, एक चीज बताइए, अभी ब्रजेश पाठक का बयान आया कि समाजवादी पार्टी जो इस समय है वो डीएनए समाजवाद का नहीं है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी में ब्रजेश पाठक जी का कद खत्म हो चुका था और राजनीति की धारा से एकदम बाहर जा रहे थे। उनको भारतीय जनता पार्टी में कोई पूछ नहीं रहा था, तो उनको एक आस दिखाई पड़ी कि अगर मैं समाजवादी पार्टी के मुखिया के गले लगूंगा, जबरन चिपकूंगा और कुछ सवाल करूंगा, शायद मीडिया जगह देगी और लोग चर्चा करने का काम करेंगे। इसलिए उन्होंने डीएनए का राग छेड़ा है। तो डीएनए का राग, देखिए, अब वो कई दलों में रहे हैं। हमने एक बार पहले भी इंटरव्यू में कहा है कि ब्रजेश पाठक जी जब बहुजन समाज पार्टी में थे तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर और राम जन्मभूमि से जुड़े हुए कार्यसेवकों पर, आरएसएस पर क्या क्या बयान दिए थे, आप निकाल करके देख लो। तो उनका डीएनए उस समय कुछ और था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं तो उनका डीएनए कुछ और हो गया। डीएनए का मतलब क्या है? डीएनए का मतलब है कि गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लेता है ज्यादा है और जो उसकी अभिव्यक्ति करता है। तो उस समय उनका डीएनए कुछ और था, उस समय उनकी अभिव्यक्ति कुछ और थी, आज उनकी अभिव्यक्ति कुछ और हो गई। तो उनका डीएनए बदलता है भारतीय जनता पार्टी का। और अगर उप मुख्यमंत्री जी की बात करें उनका, तो निश्चित रूप से उनका डीएनए पिछड़ा विरोधी है, उनका डीएनए दलित विरोधी है, उनका डीएनए अल्पसंख्यक विरोधी है, उनका डीएनए महिला विरोधी है, उनका डीएनए रक्षा विरोधी है, उनका डीएनए भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला है। क्या ब्रजेश पाठक ब्राह्मण है इस वजह से कह रहे हैं या कोई और वजह? नहीं, मेरा ऐसा कोई नजरिया नहीं कि मैं कोई जाति देखकर किसी पर कोई कमेंट कर रहा हूं। लेकिन आज भ्रष्टाचार का आलम आप देख रहे हो। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में आपके स्वरूप रानी नेहरू, मैं उस पर आऊंगा सर, अभी टॉपिक पर मैं आऊंगा। मैं ये जानना चाह रहा था
कि जैसा कि आपने बताया कि ब्रजेश पाठक नेता बनने के लिए इस तरीके का बेशक आज उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी की मुख्यमंत्री जी सुनते नहीं है, वो उनकी उपेक्षा करते हैं। तो उनको लगा कि मेरा कद कैसे बढ़ेगा, इसलिए समाजवादी पार्टी के मुखिया के गले लग रहे हैं, डीएनए पर सवाल कर रहे हैं। सर पीडीए पर तो बात हो गई, और अब मैं थोड़ा सा आपके क्षेत्र में आता हूँ, रानीगंज में, क्योंकि लगभग 3.25 साल बीत चुके हैं और समाजवादी पार्टी जो है विधानसभा चुनाव मूड में है। आप जब विश्वनाथगंज के विधायक थे तो सत्ता में भी थे, और आपने जो है बहुत ढेर सारी योजनाओं को जो है यहाँ ले आए, बहुत मंत्रालय से ले आए, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के भी मंत्रालय से आप योजना लाए। अब तो आप विपक्ष में विधायक हैं, मैं ये जानना चाह रहा था कि व्हाट वर्क यू हैव डन फॉर रानीगंज। देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैं विपक्ष में इसके पहले भी रहा हूं, हाँ। और आज विपक्ष में हूं, लेकिन इसके पहले सत्ता पक्ष में भी रहा हूं। लेकिन ऐसा सत्ता पक्ष नहीं देखा मैंने जो आज मैं देख रहा हूं। जिस तरीके का भेदभाव करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, जिस सरकार का मुखिया मुख्यमंत्री जी स्वयं सदन के भीतर बयान देते हैं कि मैं त्वरित आर्थिक विकास योजना का पैसा मैं सभी विधायकों के क्षेत्रों में आवंटित करने का काम करूंगा, लेकिन जब पत्रावलियां जाती हैं तो भेदभाव करने का काम किया जाता है। जो विरोधी पार्टी के, खासतौर से समाजवादी पार्टी के विधायक, उनके क्षेत्र की जो योजनाएं होती हैं उन पर पैसा नहीं जारी होता है, और बाद में उत्तर प्रदेश की विधानसभा के सदन के समय जब सवाल आते हैं तो जवाब आता है कि वो पत्रावलियां विलंब से आई। अधिकारी उनके हैं, पत्रावलियां उन्हें प्रस्तुत नहीं करेंगे, फिर कहेंगे कि पत्रावलियां विलंब से आई। तो ये भेदभाव करने का काम किया जाता है। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश रही है कि मैंने जैसे पूर्व की सरकार में हमने अपनी विधानसभा में लड़ करके बहुत सारी योजनाओं को लाया था, और आज मैं रानीगंज के विधानसभा के लिए भी मैंने सड़कों के चौड़ीकरण के काम, नई सड़कों के काम और बहुत सारी सड़कों के काम अभी आ रहे हैं, और परियोजनाएं लगातार यहाँ के लिए स्वीकृत होगी। लेकिन उसके लिए हमें संघर्ष कई गुना ज्यादा करना पड़ता है। संघर्ष की अपेक्षा उपलब्धियां जो होती हैं वो बहुत न्यून होती हैं, और ऐसा केवल सरकार की दुर्भावना की वजह होता है। सरकार भेदभाव कर रही है, निश्चित रूप से सरकार भेदभाव करती है। क्या ये 5 करोड़ जो निधि मिलती है, इसके अलावा जो निधि, देखिए 5 करोड़ की निधि के लिए आप सब लोगों ने कई बार सुना होगा कि हम लोगों ने कहा है कि आप निधि से हमारी जीएसटी क्यों काटते हो। सरकार, ये पैसा जनता का है और जनता के काम के लिए जा रहा है, इसमें आप व्यापार क्यों कर रहे हो। सरकार इतना जीएसटी प्रेमी हो गई है, आज जो बजट बढ़ा करके दिखाने की बात करती है कि हमारी अर्थव्यवस्था इतनी हो गई है। आप जीएसटी का पैसा जो कलेक्ट होता है उत्तर प्रदेश में, या आप आबकारी का पैसा जो अभी आपने देखा 2100 करोड़ रुपया तो केवल आवेदन करने में लोगों ने कमाए हैं। 2100 करोड़ रुपया केवल आवेदन शुल्क लेने का काम किया है। तो आप समझ सकते हैं, जीएसटी का पैसा, आबकारी का पैसा, और डीजल और पेट्रोल और रसोई गैस के पर उत्पाद शुल्क का जो पैसा है, तो वैट के रूप में जो हम लोग देते हैं, ये पैसा और स्टाम्प शुल्क, अगर इसको काट दे तो इनके पास बचता क्या है, इनकी उपलब्धियां क्या है। जीएसटी तो अब हर व्यक्ति से वसूलने का काम, विधायक निधि पर भी जीएसटी, विधायक निधि पर भी जीएसटी है, और 18% की जीएसटी है। और सरकार से हम लोगों ने कई बार कहा कि जनता का पैसा है और जनता के विकास के लिए जा रहा है, लेकिन सरकार उससे भी कमाने का काम करती है। अच्छा विधायक जी, ये बताइए, आप ही ने एक और सपा विधायक ने कहा था कि जो है भेदभाव होता है, तो जैसे पूर्वांचल विकास निधि का भी पैसा आता होगा, ये त्वरित वाला भी आपने बोला, तो क्या कोई भी जो है, देखिए त्वरित का पैसा तो बहुत मुश्किल से अभी तक केवल एक बार का पैसा आया था, और वो भी इतना कम पैसा आया था कि उसमें 2-4 गांव का भी काम नहीं हो सकता था। केवल मुझे लगता है कि 90-92 लाख रुपए आया था। 90-92 लाख रुपए में क्या होता है, एक प्रधान के क्षेत्र में करोड़ों का काम होता है और कई करोड़ का काम होता है। 90-92 लाख रुपए में इतनी ग्राम पंचायतों में आप क्या कर सकते हैं। अच्छा विधायक जी, रानीगंज विधानसभा के लिए आपने क्या योजना बनाई थी जो बन नहीं पाई, और आगे क्या प्लान है? नहीं देखिए, जो योजना बनाई है वो बनी गई, और जो हम लोगों का वादा है, पहले तो जो रानीगंज में भ्रष्टाचार था, जो रानीगंज में थानों में दलाली थी, जो रानीगंज में भेदभाव और उत्पीड़न होता था कि लोग यहाँ तक प्रधानों पर भी जो है उत्पीड़न करने का काम करते थे, उनसे पैसा वसूलने का काम करते थे। जो कोटेदार पैसा नहीं देता था, जो प्रधान पैसा नहीं देता था, उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराने का काम करते थे। आज व्यक्ति को या जन सामान्य को सबसे पहले सम्मान के साथ
जीवन जीने की आस रहती है, तो उनके सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता, कोई किसी पर फर्जी मुकदमे नहीं करा सकता। और विकास की एक लंबी प्रक्रिया होती है जो अनवरत चलती रहेगी। जो आज नहीं मिल सका है वो कल मिलेगा, लेकिन मिलेगा। लेकिन सम्मान के साथ जीवन जीने की आस जो रहती है वो रानीगंज के लोगों को मिली है, स्वाभिमान के साथ। अब कोई किसी को चौराहे पर बेइज्जत नहीं कर सकता है, कोई किसी को फर्जी मुकदमे में उसका उत्पीड़न नहीं कर सकता है, कोई किसी से रंगदारी नहीं वसूल सकता है। ये रानीगंज में आने के बाद बदलाव देखने को मिला। यानी कि रानीगंज की जनता भरोसा कर सकती है, आर.के. वर्मा है तो सुरक्षित, एकदम, इसमें कोई दो राय नहीं। विधायक जी, विश्वनाथगंज और रानीगंज दोनों सटा हुआ है, कोई बहुत दूर ही नहीं है। अब विश्वनाथगंज के विधायक रहे, आपको सबसे ज्यादा अच्छा कहाँ लग रहा है? विश्वनाथगंज अच्छा था या देखिए, स्वाभाविक सी बात है कि देखिए, मैं विश्वनाथगंज जब मैं गया हूँ तो विश्वनाथगंज में काम करके मैं गया हूँ। यद्यपि मैं जब बहुजन समाज पार्टी से लोकसभा का उम्मीदवार था तो उस समय मैंने 5 विधानसभाओं में भ्रमण किए थे, लेकिन मैं रानीगंज में अगर 5 विधानसभा की तुलना किया जाए तो सबसे कम काम किया गया था। उसके पीछे एक वजह थी कि जैसे सामाजिक कार्यक्रमों के जरिए ज्यादा उपस्थिति होती है जो अराजनीतिक कार्यक्रम होते हैं, और रानीगंज विधानसभा में व्यक्तिगत, अगर चूंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कास्ट फैक्टर एक बड़ा फैक्टर है और रानीगंज में हमारी बिरादरी का वोट बहुत कम है, जिसकी वजह से सामाजिक कार्यक्रम कम होने की वजह से दूसरे लोगों के बीच में उपस्थिति कम हो पाती रही है। लेकिन दूसरे विधानसभा, चाहे वो पट्टी क्यों ना हो, सदर हो, विश्वनाथगंज हो, इवन रामपुर खास में भी हमारी उपस्थिति बहुत ज्यादा रही है। तो वहां पर हमने काम भी काफी किया था, और विश्वनाथगंज वो जन्मस्थली रही है तो वहां भी काम किया गया था। लेकिन रानीगंज में मैंने उस तरह उतना काम नहीं किया था, लेकिन जो काम की शैली होती है वो लोगों के बीच में रही है कि मैं जो उपेक्षित है, वंचित है, शोषित है, उसके लिए मैं काम करता हूं, उसके लिए अडिग रहता हूं, उसके स्वाभिमान, उसके सम्मान, उसके हक अधिकार के लिए मैं समर्पित रहता हूं। विश्वनाथगंज विधानसभा को आज भी याद करते हैं? देखिए, हम जन्मस्थली कर्मस्थली व्यक्ति दोनों याद करता है और उसे कोई भूल नहीं सकता है। अच्छा, डॉक्टर साहब ये बताइए कि आपके मुखिया, समाजवादी पार्टी के मुखिया अक्सर जो है कहते हैं कि बहुत ज्यादा जो है बीजेपी सरकार में जो है सुरक्षित हैं लोग। मुख्यमंत्री कहते हैं 0 टॉलरेंस की नीति है और हमारे यहाँ गुंडे या तो जेल में या जमीन के अंदर हैं, तो फिर कानून व्यवस्था को मुद्दा कैसे बना पाएगी सपा? मैं आपके जरिए से मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जब एनसीआरबी के आंकड़े यह बता रहे हैं कि हर वर्ष अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, हर थाने में हत्या, बलात्कार, छिनैती, इसकी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि अपराध कम हो रहा है? तो मैं एक सवाल करूं कि जो ये अपराध हो रहे हैं, गुंडे माफिया अगर जेल की सलाखों के भीतर हैं या प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं, तो ये अपराध कौन कर रहा है? इसका मतलब है कि सरकार कुछ ऐसे छुपे हुए गुंडों को तैयार कर रखा है, अपराधियों को, जिनको अपराध करवाने के बाद छुपाने का काम करती है। इसका मतलब क्या समझाया? इसका मतलब यही है कि सरकार पोषित कुछ अपराधी हैं जो उत्तर प्रदेश के कोने कोने में हत्या जैसे जुर्म कर रहे हैं और सरकार ने उनको छुपा करके रखा है। अगर मुख्यमंत्री जी की ये बात सही मानी जाए तो, लेकिन मेरा मानना है कि कानून व्यवस्था के नाम पर उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरीके से फेल है। अभी रानीगंज में हर एक थाने में आप जाकर के देख लीजिए कि विगत वित्तीय वर्ष में कितने अपराध दर्ज हुए थे और आज की तारीख में कितने, इस वित्तीय वर्ष में कितने अपराध दर्ज हुए हैं, या 2017 से लेकर के लगातार आप देखेंगे तो उत्तरोत्तर आपको वृद्धि मिलेगी। 2017 के पहले नहीं जो है अपराध, नहीं, अपराध होते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, अपराध होते रहे हैं, लेकिन जो अंकुश लगाने की बात, जो झूठे प्रलाप करने की बात जो करते हैं कि 0 टॉलरेंस की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा झूठ का प्रलाप करने का काम करती है। और उत्तर प्रदेश में अपराध पर कहीं भी नियंत्रण नहीं है। आज भी माफिया उसी तरीके से गरीबों की जमीन पर कब्जा करने का काम कर रहे हैं और सरकार उन पर बुलडोजर चलाने का काम नहीं करती। आप ही लोगों के माध्यम से कितनी तस्वीरें आई कि गरीब आदमी के झोपड़ी पर बुलडोजर चलाने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। अभी हमने कितनी बार अयोध्या का मामला उठाया कि अयोध्या में
जो वहां के स्थानीय निवासी थे उनकी पूरी बस्तियां खाली करा दी गई, उनके घरों पर बुलडोजर चलाया गया और उस जमीन को अपने उद्योगपतियों को देने का काम किया गया। रक्षा की जमीन को उद्योगपतियों को देने का काम किया गया। जिन लोगों ने बाहर से जाकर के एक पवित्र भूमि पर बसे थे, वहां पर जमीन रजिस्ट्री कराई, वहां नक्शा पास कराया, उसका शुल्क अदायगी करी और उसके बाद भवन बनाया, उसमें रह रहे थे, उन पर बुलडोजर चलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। तो आज अपराध बढ़ गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चूंकि हमेशा झूठ बोलने का काम करती है। हर दिन आप देखिए, हर एक जनपद में, अब आपके यहाँ, आप प्रयागराज से हैं, अभी जिस तरीके की घटना आपके जमुना पार में हुई थी, एक दलित बिरादरी का व्यक्ति, एक सामंती व्यक्ति का गेहूं का बोझ नहीं उठाया, इस बात के लिए उसको जला करके मार डाला जाए। आज दलित बिरादरी का व्यक्ति अपने शादी समारोह में घोड़ी पर चढ़ करके नहीं जा सकता, वो आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर में नहीं जा सकता। करछना वाली घटना में ये प्रकरण नहीं था, वहाँ तो प्रेम प्रसंग था, दोस्त थे, लोग हमेशा दारू शराब पीते थे बैठ के और झगड़ा हो गया, उसमें मारपीट हुई। तो ये तो इसका मतलब है कि आप भारतीय जनता पार्टी में सहानुभूति रखते हैं और ये बातें दोस्ती आई थी। ये तो करछने की बात थी। दोस्ती यारी दोस्ती किसके बीच में होती है? दोस्ती यारी किसके बीच में होती है? कौन सी समानता के साथ उठने बैठने खाने पीने वाले लोगों के बीच में यारी दोस्ती होती है, जिसमें वैचारिक समानता हो, जिनकी आर्थिक समानता हो, जिनकी शैक्षिक समानता हो, जिनकी सामाजिक समानता हो। जब सामाजिक समानता नहीं है, आर्थिक समानता नहीं है, शैक्षिक समानता नहीं है, वैचारिक समानता नहीं है, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी ने उस अपराध को छुपाने के लिए ये किया। अभी आपके गंगा पार में घटनाएं हुई, पुलिस कस्टडी में एक व्यक्ति की मौत होती है, किसी ने बताया? आप उस पर भी बात कर लीजिए, पुलिस कस्टडी में मौत होती है, लेकिन किसी ने कभी कहा कि उसकी जांच कराई जानी चाहिए? मैं कहता हूं उसकी जांच कराई जानी चाहिए, वो देखा जाना चाहिए कि उसकी मौत कैसे हुई, क्यों हुई। एक गरीब आदमी की अगर थाने में पुलिस कस्टडी में मौत हो जाती है, गंभीर प्रकरण होता है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन कोई मीडिया के सामने तो हत्या भी हो गई। तो बिल्कुल, और देखिए कानून व्यवस्था तो इतनी गिर चुकी है, भ्रष्टाचार इतना गिर चुका है कि रोज आप देख रहे हैं कि रंगे हाथों लोग पकड़े जा रहे हैं कि नहीं पकड़े जा रहे हैं, और कितने लोग वर्दी की आड़ में खुद डकैती डाका डाल रहे हैं, छिनैती कर रहे हैं, कितनी घटनाएं आई हैं, खुद हत्या कर रहे हैं। तो कानून का कोई डर नहीं रह गया है। डॉक्टर साहब, आगे मैं बढ़ता हूँ, आपके अनुसार कानून का कोई डर नहीं है, और आगे आप ये बताइए 2027 के लिए, 2027 में समाजवादी पार्टी किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी? समाजवादी पार्टी अपना मुद्दा नहीं बदलती है, मुद्दा बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। रोज एक नया मुद्दा, एक नई बात लेकर के आती है, लोगों को गुमराह करने का काम भारतीय जनता पार्टी का काम है। समाजवादी पार्टी ने जो आपको 2022 के चुनाव में कहा था कि हमें संविधान बचाना है, संविधान खतरे में है, आज भी संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, हमारा मुद्दा नहीं बदलता। हम रोजगार के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे, बेरोजगारी कम करने के लिए हम चुनाव लड़ेंगे, हम लोगों को, छात्रों को पक्की नौकरी देने के लिए हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी की तरह झूठ बोलने का काम नहीं करते, ना अपने एजेंडे को बदलने का काम करते हैं। हम जातिवाद जनगणना पर अभी भी कायम है, हम उस पर चुनाव लड़ेंगे, हमारे मुद्दे नहीं बदलते हैं। हम सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध हैं, हम सामाजिक न्याय के लिए लड़ेंगे, हम अपने मुद्दे को नहीं बदलते। मुद्दा बदलने का काम ये भारतीय जनता पार्टी का काम। योगी तो कह रहे हैं कि हमने नौकरियां दी हैं, नौकरी दे रहे हैं, अभी पुलिस की भर्ती देखिए कितनी हुई है, फिर नौकरी शिक्षक भर्ती में आने वाली है, और बेरोजगारी को आप मुद्दा बना। शिक्षक भर्ती कब हुई थी आप बता दीजिए? 7 साल पहले। शिक्षक भर्ती कब हुई थी? 7 साल पहले। 7 साल पहले। 7 वर्षों के बीच में कितने अध्यापक रिटायर्ड हो गए, इसका आंकड़ा है सरकार के पास। बच्चों का भविष्य बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। 7 साल हुए शिक्षक भर्ती, और उसमें भी कई हजार लोगों को नौकरी से वंचित करके रखा गया। 7 वर्ष शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई और कहते हैं हम नौकरी देने का काम कर रहे हैं। टीजीटी का अभी एक एग्जाम नहीं हुआ, 2022 का आवेदन है, 2022 का आवेदन है, और अभी तक उनका एग्जाम नहीं हुआ, और सरकार कहती है हम नौकरी देने का काम कर रहे हैं। अभी भी उनकी परीक्षा की तिथि डिक्लेयर नहीं की गई, और छात्रों ने, अभ्यर्थियों ने आवेदन किया जनवरी 2022 में। सरकार से पूछिए
अगर आप जो आपने विज्ञापन कराया, भर्तियां निकाली और लाखों लोगों ने जो आवेदन किया, 2 जनवरी 2022 से आज 25 तक आप उनकी परीक्षा नहीं करा सके। परिणाम कब घोषित करोगे? उनको नौकरियां कब दोगे? सरकार पूरी तरीके से निजीकरण पर जा रही है और सरकारी पदों को खत्म करने का काम कर रही है। जहां पर ज्यादातर पीडीए नौकरी करता है, जो ग्रेड सी ग्रेड डी की नौकरी है, उन सरकारी पदों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार खत्म कर रही है। आप हर एक विभाग में चले जाइए, जितने बाबू के पद होते थे सब आउटसोर्सिंग पर रखे जा रहे हैं। नगर पंचायतों में देखिए सारे पद आउटसोर्सिंग पर रखे गए। सभी ड्राइवर को देखिए, कौन सा ऐसा विभाग है जहां पर ड्राइवर नहीं काम करते हैं? सभी ड्राइवर के पद आउटसोर्सिंग पर कर दिए गए हैं। मैन पावर पूरी तरीके से आउटसोर्सिंग पर भारतीय जनता पार्टी जानती है। लोग नहीं है, ये वहां पीडीए का आदमी काम करता है। अभी आपको रेलवे के एक उदाहरण में दे दूं। रेलवे का जब निजीकरण भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा, आपने इलाहाबाद जंक्शन पर चले जाइएगा। जब निजीकरण नहीं हुआ था तो इलाहाबाद जंक्शन का प्लेटफॉर्म टिकट कितने का था? 5 रुपए का था। और मोदी जी किसी प्लेटफॉर्म पर चाय बेचने का भी काम करते थे। जब इसका निजीकरण हो गया तो 5 रुपए का टिकट 50 रुपए का हो गया, 10 गुना ज्यादा बढ़ गया। लेकिन मैं पूछूं सरकार से, क्या किसानों की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 10 गुना बढ़ा? क्या जो नौकरी करने वाले व्यक्ति हैं उनकी तनख्वाह 10 गुना बढ़ी? या जो सरहद पर सेना का जवान जो देश की सुरक्षा करने का काम कर रहा, उनकी तनख्वाह 10 गुना बढ़ी? या मनरेगा के मजदूर की मजदूरी 10 गुना सरकार ने बढ़ाया? नहीं बढ़ाया। बढ़ा तो किसका? उनके उद्योगपति मित्रों का बढ़ा। आज वहां पर जितने भी पद हैं, जितने 4th क्लास के पद हैं, सभी सरकारी पद खत्म कर दिए गए हैं, आउटसोर्सिंग पर हो रही। पहले वहीं पर रेलवे कर्मचारी जब 4th क्लास एम्प्लॉय होता था, उसको 50,000 रुपए महीने की तनख्वाह आज की तारीख में उसकी बनती थी। लेकिन अब वहीं पर 4th क्लास एम्प्लॉय जाकर के, जो गरीब आदमी, अशिक्षित आदमी जाकर के काम कर रहा है और 10,000 रुपए में अपना पेट भर रहा है, अपने परिवार का पेट भर रहा है, किसी तरीके से भर रहा है। उसका भविष्य क्या होगा? अच्छा, उसके बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी? बुजुर्गों की दवाई कैसे होगी? सरकार जानती है कि यह पीडीए है, उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है। और इसीलिए पीडीए के हक अधिकार को खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है। लेकिन ये पीडीए परिवार समाजवादी का परिवार है, इसलिए हम उसकी चिंता नहीं करते। 2027 में भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। अच्छा विधायक, ये बताइए, क्या समाजवादी पार्टी पास कोई जो है डाटा है बैकलॉग का, या वो कह सकती है कि हाँ हमारी सरकार बनेगी तो इतने लाख लोगों को जो हम सरकारी नौकरी दे देंगे? देखिए, डाटा सबके पास होता है, डाटा सरकार के पास है। अगर विभाग के पास खुद अपना डाटा नहीं है तो कैसे सरकार चला रहा है? उनको अगर ये पता नहीं है कि हमारे पास कितनी भर्तियां या खाली पड़ी हुई हैं। अभी हमने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में एक बहुत बड़ा मामला उठाया। नीचे के मामले छोड़ दीजिए, बड़े बड़े ऊंचे बड़े बड़े विश्वविद्यालयों का मामला आप देखिए कि बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में मैं इसीलिए कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पीडीए विरोधी सरकार है। हमने लखनऊ विश्वविद्यालय का मामला उठाया, वहां पर बॉटनी डिपार्टमेंट और हिंदी डिपार्टमेंट, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट, फिलॉसफी डिपार्टमेंट, ऐसे कई डिपार्टमेंट थे जहां पर जो पीडीए का आरक्षित पद है, प्रोफेसर का, असिस्टेंट प्रोफेसर का, उन पदों को कई वर्षों से खाली छोड़ा गया है। हमने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उठाया और उनका जांच करवाइए। तो जिन विभागों में शुद्ध रूप से आरक्षित, पिछड़े और दलित समाज के लिए आरक्षित पद खाली पड़े हुए हैं, सरकार, वहां का कुलपति ये कहता है कि सरकार ने पैसे नहीं दिए हमें। सरकार पैसे देती है, जहां पर शुद्ध रूप से आरक्षित पद नहीं है उनके लिए पैसे देती है, लेकिन जहां पर पिछड़े, जहां पर दलित समाज के, जहां पर अल्पसंख्यक समाज के अभ्यर्थियों को नौकरी मिलने का सवाल होता है, वहां पर पैसे नहीं देती है। मैं दूसरी नजर में देना चाहता हूं और चुनौती के साथ मैं कहना चाहता हूं कि 2017 के बाद से, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम लिमिटेड है, आप जानकारी कर लेना। और उस निगम का काम होता है कि पिछड़े वर्ग के युवक और युवतियों को जो बेरोजगार हैं उनको प्रशिक्षित करे और प्रशिक्षित करके प्रशिक्षणोपरांत उनको सरकारी अनुदान दे करके रोजगार मुहैया कराने का काम करे। लेकिन 2017 से आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उस निगम ने 1 रुपया देने का काम नहीं किया। आप क्या समझ सकते हैं? पिछड़ा विरोधी नहीं है, ये पिछड़ा विरोधी चरित्र नहीं है।
पिछड़ों को जहां पर जो नौकरियां मिलती थी, आज तक उत्तर प्रदेश सरकार ने जो आरक्षण का अधिनियम है, किसी भी नौकरी में, मैं चैलेंज के साथ में कहता हूं, दावे के साथ में कहता हूं, इसलिए मैं कहता हूं कि पिछड़ा विरोधी है भारतीय जनता पार्टी। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उत्तर प्रदेश में जितनी भी वैकेंसियां भरी गई हैं, आप उसमें देख लीजिए, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आरक्षण अधिनियम बना है 1994, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 1 की उपधारा 6 जो ये कहती है कि कोई भी पिछड़े और दलित समाज का अभ्यर्थी अगर वह सामान्य वर्ग की मेरिट में क्वालिफाई करता है तो उसको सामान्य वर्ग में गिना जाना चाहिए, ना कि आरक्षित वर्ग में। लेकिन आज तक उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी वैकेंसी नहीं भरी गई जहां पर पिछड़े वर्ग का अभ्यर्थी चाहे उस प्रतियोगी परीक्षा को टॉप ही क्यों न करे, लेकिन उसको पिछड़े वर्ग के रिजर्व कैटेगरी में गिना जाता है, वहां डाला जाता है, उसको सामान्य वर्ग में नहीं डाला जाता। तो इससे तो भारतीय जनता पार्टी का पिछड़ा विरोधी और दलित विरोधी चरित्र उजागर होता है। अच्छा नेताजी, भारतीय जनता पार्टी के लोग अक्सर ये भी आरोप लगाते हैं कि समाजवादी पार्टी जो है वो भी तो तुष्टीकरण करती है, और ये 56-26 क्या बताते हैं कि इतने अब तुष्टीकरण की बात पर भारतीय जनता पार्टी भाग क्यों गई? उत्तर प्रदेश की विधानसभा में यह बात आई और हम लोगों ने कहा इस पर चर्चा कराई और सरकार श्वेत पत्र जारी करे, 2012 का जारी करे, 2013 का जारी करे, 14 का जारी करे, 15 का जारी करे, 16 का जारी करे, जारी करके बताए। मैं दावे के साथ में कहता हूं कि जिस वर्ष की बात की गई, जो 56 में 46 कैसे संभव है? आपको यह भी तो पता होना चाहिए कि एसडीएम के पद कितने सृजित थे और उसके सापेक्ष जितने लोग गए थे। आपके पास आंकड़ा है, आपके पास सबका जाति सर्टिफिकेट है, आप आयोग से आप श्वेत पत्र जारी करके दिखा दो ना, मीडिया के सामने ला करके दिखा दो कि ये भर्ती में इतने एसडीएम के पद थे और इस जाति के इतने थे। और मैं दावे के साथ में कहता हूं कि जिस वर्ष की बात की गई उस समय कुर्मी समाज के एसडीएम यादव समाज से 2 ज्यादा हुए थे। कहने का मतलब तो ये तो आरोप लगाने की बात है। अखिलेश यादव में बदलाव ये 2022 इलेक्शन के बाद आया। देखिए जो है हम गैर यादव पिछड़े को भी साथ लेना जरूरी है। नहीं, देखिए ऐसा है कि परिस्थितियां जैसे जैसे बदलती जाती हैं, व्यक्ति वैसे वैसे ही रास्ता निकालता है। ठीक है, पहले की राजनीतिक परिस्थितियां कुछ और थी और बीच में भारतीय जनता पार्टी ने जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति करना शुरू किया, जो धार्मिक उन्माद पैदा करने का काम शुरू किया, और उस धार्मिक उन्माद में पिछड़े और दलितों का जो नुकसान हो रहा था, उस बात को लेकर के समाजवादी पार्टी ने पीडीए की बात करना शुरू किया। अच्छा डॉक्टर साहब, हम लोग और आगे बढ़ते हैं। आप लोक लेखा समिति के अध्यक्ष भी हैं। मैं ये जानना चाह रहा था, भ्रष्टाचार पर बहुत बोलती है समाजवादी पार्टी की, बहुत भ्रष्ट है सरकार, बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है। तो आपको तो भ्रष्टाचार जांचने का भी अधिकार है, तो अभी तक आपने कहाँ देखा? देखिए, उत्तर प्रदेश का कोई भी ऐसा विभाग नहीं है जो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त ना हो। अभी हमने नोएडा देखा, नोएडा विकास प्राधिकरण देखा, हमने ग्रेटर नोएडा देखा, हमने गाजियाबाद देखा, और अभी आने वाले 12 जून को हम प्रयागराज प्राधिकरण भी देखने जा रहे हैं, हम वाराणसी प्राधिकरण विकास प्राधिकरण भी देखने जा रहे हैं, और अभी हमने पिछली बैठक में मुझे लगता है कि 1 हफ्ते पहले हमने कुंभ 2019 जो सीएजी ऑडिट की आपत्तियां थी उसकी समीक्षा बैठक जब लगाई तो हमने देखा बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार यहाँ पर हुआ। यहाँ 2019 में अर्धकुंभ था, अर्धकुंभ। यहाँ पर अर्धकुंभ ने उसको तो मुख्यमंत्री ने कहा कि आधा कुछ होता नहीं, पूरा करो, कुंभ बना दिया। अब वो तो मुख्यमंत्री जी की मर्जी, अब वो जो कुछ भी बना दे। तो उन्होंने उसको अर्धकुंभ को कुंभ बना दिया। उस 2019 के कुंभ में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है और बहुत जल्दी आपको उजागर होगा। जितने उसमें टेंडर किए गए सब गलत टेंडर किए गए थे, टेंडर के जो एमओयू थे वो गलत हुए थे, ऐसे ऐसे एग्रीमेंट कर लिए गए थे। यहाँ पर उस समय कुंभ में जो सामानों की आपूर्तियां कराई गई थी, कुर्सी से लेकर के टेंटेज वगैरह की, उसमें एक शर्त यह रखी गई थी कि जो कुर्सियां वापस नहीं मिलेंगी आपूर्तिकर्ता को, आपूर्तिकर्ता ने जो वहां पर जिस कंपनी को ठेका दिया था, हाँ। जो वहां पर जो है जिस व्यक्ति को, जिस संस्था को जो सामान आपूर्ति की जाएगी, किन्हीं परिस्थितियों में अगर उसकी पूरी कुर्सी नहीं आई
तो उसका 5 गुना ज्यादा, टेंट आदि का सामान अगर उसको नहीं मिला तो 10 गुना ज्यादा के साथ कुंभ प्राधिकरण उसको पैसा चुकाने का काम करेगा, आपूर्ति करता है। ये टेंडर की कौन सी शर्त होती है? तो इससे तो जो आपूर्ति करता है वो खुद बेईमानी पर तुला रहेगा कि भाई उस संस्था ने हमारी इतनी कुर्सियां नहीं दी, उस संस्था ने हमारे इतने टेंट नहीं दिए और आप 10 गुना ज्यादा, और पता चला कि बीच में मेल जोल करके आपने फर्जी उससे डिमांड प्रेषित करवाई और उसके बाद पैसा आप दे करके पैसा तो ये भ्रष्टाचार के एक एक नए तरीके यहाँ पर खुल रहे हैं, अभी खुलेंगे, अभी आएंगे। आप इतना जांच कर चुके हैं, अभी तक अगर भ्रष्टाचार कहीं पाए हैं तो उसको आपने सार्वजनिक क्यों? अभी केवल एक बैठक कराया हूँ। अच्छा, आने दीजिए, आपको मिलेगा कि भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा अड्डा ये कुंभ को बना करके लोगों ने रखा है। मतलब अभी एक बैठक कराया हूँ, अब आने वाले जब वक्त में अनवरत बैठकें होगी। आर.के. वर्मा जो है भ्रष्टाचार के चेहरे को बेनकाब करेंगे। देखिए मैं आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश के कोने कोने में जहां भी भ्रष्टाचार होता है, हमने आपको बताया कि लखनऊ विश्वविद्यालय में जब भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया तो उसमें भी जांच अब हो रही है और उसकी जांच आख्या आने वाली है और ये सबको पता है। बड़े बड़े संस्थाओं में भ्रष्टाचार बहुत होता है और यहाँ पर जो कुंभ प्राधिकरण है, जो यहाँ पर मेला अधिकारी बनकर के आता है, आपने बहुत बार आपने भी सिफारिश करी होगी, किसी एक सच्चे साधारण संत के लिए सिफारिश करी होगी, इसके जमीन का आवंटन करा दीजिए, इसके कुछ सुविधाएं दिला दीजिए, तो वहां पर हो सकता है सुविधाएं ना मिली हो। और बहुत सारी जगहों पर इतनी आलीशान सुविधाएं गई हैं जो उत्तर प्रदेश का कोई राजे रजवाड़ा परिवार भी वो सुविधाएं नहीं रखता। 2 महीने के लिए यहाँ पर 2 महीने के लिए वो सारी सुविधाएं मुहैया हो जाती है। बिल्कुल। अच्छा विधायक जी, आप तो समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के बड़े करीबी भी हैं और क्या कहते हैं कि उप मुख्य सचेतक भी हैं सदन में। आपको नहीं लगता कि दल बदल जो कानून है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम जो बना था, उसमें बदलाव नहीं होना चाहिए? आपकी पार्टी के लोगों ने बगावत किया, अभी कौशाम्बी की एक विधायिका हैं, वो तो खुलेआम आजकल भाजपा में टहल रही हैं, तो इसे बदलाव नहीं होना चाहिए? देखिए उसमें एक विधानसभा अध्यक्ष बदलाव, हाँ, वो सर्वाधिकार विधानसभा अध्यक्ष के पास होता है और आपने इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आपने देखा होगा कि अल्पमत की सरकार कैसे चलाई गई थी, तो निश्चित रूप से बदलाव होना चाहिए। मैं इस बात का समर्थक हूं, बदलाव होना चाहिए, लेकिन चूंकि अभी जो पुराना कानून है तो हमको पुराने कानून के अनुसार ही काम करना है। हमारी सरकार बनेगी तो उसके बदलाव के मुद्दे पर हम विचार करेंगे। अभी जैसे कि एक कोर्ट ने जो है एक राज्यपाल को बोल दिया कि आखिर आप कितने दिन तक जो है किसी विधायिका को अपने पास रख सकते हैं, एक समय सीमा होनी चाहिए, नहीं तो विपक्ष तो परेशान रहता है। तो इसी तरीके से अभी यहाँ केसीनाथ त्रिपाठी जी थे, 5 सरकारों को उन्होंने इसी तरीके से कुछ चलाया था। अब ये खत्म नहीं होना चाहिए कि जैसे ये दल बदले तो उससे सदस्यता जानी चाहिए। देखिए आज तक मैं आपको बता दूं कि कानून का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा आज तक किसी ने नहीं किया है। राज्यपालों के द्वारा जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, जिस तरीके से वहां के सदन के द्वारा पारित किए गए विधेयकों पर जिस तरीके से आपत्तियां लगती हैं, उसको लंबित करके रखा जाता है, कहीं और नहीं। वो जनभावना का अपमान है। जो किसी भी सदन में जो विधेयक बन रहे हैं वो उस प्रदेश के कोने कोने से निर्वाचित होकर के आए माननीय सदस्यों की सहमति से बनते हैं और वह उनका अपमान नहीं है, वो उस सरकार के लिए बाधा की बात नहीं है, वो उस जनभावना का अपमान है जिन्होंने मत दे करके उनको अपना जनप्रतिनिधि बनाने का काम किया। तो ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली है कि वो आतंकवादी को आतंकवादी नहीं मानते हैं, लेकिन हमने उनसे अगर सवाल कर दिया तो हमको देशद्रोही जरूर मान लेते हैं। अच्छा सर, क्या कहते हैं कि अभी भारतीय जनता पार्टी जो ऑपरेशन सिंदूर किया है, और देखिए जो समाज में जो है हर घर में सिंदूर भेजने का काम कर रही है, आपको नहीं लगता कि जो ऑपरेशन सिंदूर ने एक ऐसा माहौल बना दिया है? देखिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। पहलगाम की उन विधवाओं के बारे में जरा सोचो जिनके पति शहीद हो गए, उनकी रक्षा आप नहीं कर पाए और यही भारतीय जनता पार्टी के सांसद उन विधवाओं में वीरांगना का रूप देखने की कोशिश कर रहे हैं कि है कि नहीं है, उन पर तरह तरह के सवाल करने का काम कर रहे हैं। जो ऑपरेशन सिंदूर की बात जो की जा रही है,
ये भारत की सेना की वीरता और शौर्य और पराक्रम की बात है, लेकिन आपने उसका सम्मान नहीं किया, उसको अपमानित करने का काम किया। भारत की सेना जब पूरे जज्बे के साथ पाकिस्तान पर जवाबी हमले कर रही थी और खासतौर से पीओके पर झंडा गाड़ने को तैयार खड़ी थी, उस समय आपने अमेरिका से बात करके उनकी मध्यस्थता में जो है सीज फायर की घोषणा कर दी। यह सेना का भी अपमान है और भारत के लोगों का भी अपमान है। और वही सीज फायर की घोषणा के बाद अभी कल माननीय राजनाथ सिंह जी का बयान आता है कि पीओके हम लेंगे। मतलब जब सेना हमारी झंडा गाड़ने को तैयार करी थी तब आपने उनको वापस बुला लिया, और लेकिन फिर जब आप बाहर आते हो, राजनीतिक मंच पर जाते हो, तो कहते हो हम पीओके लेंगे। तो मुझे लगता है कि ये ऑपरेशन सिंदूर जो भारतीय जनता पार्टी उसके नाम पर जो आज गांव-गांव में सिंदूर बंटवाने की बात कर रही है, अभी शुरू तो नहीं हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि यह भारत की सभ्यता संस्कृति के खिलाफ है, भारत की आधी आबादी महिलाओं के सम्मान के खिलाफ है। आप सब जानते हैं, हम सब जिस सभ्यता में पले और बढ़े हैं, जब आप बारात लेकर के जाते हो तो दूल्हा जो है सिंदूर लेकर के जाता है, सिंदूर लेकर के जाता है और अपनी पत्नी को जो है सिंदूर दान करके उसकी विदाई करा करके लाता है। क्या भारत की और सभ्यता और संस्कृति में किसी गैर मर्द के द्वारा दिए गए सिंदूर का इस्तेमाल भारत की कोई महिला करेगी? ये तो शर्म करने वाली बात है। आप ऑपरेशन सिंदूर का मजाक बना लिए। आपने ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर भारत की महिलाओं का अपमान कर रहे हो, ये तो शर्म की बात है। आप मतलब राजनीति में वोट के में इतने मदमस्त हो गए कि आप इस तरीके का कृतित्व करेंगे कि भारत की सेना के ऑपरेशन सिंदूर का आप इस तरीके से राजनीतिकरण करेंगे अपने फायदे के लिए। मैं पूछूं कि यशोदाबेन बहन का क्या हुआ? सिंदूर किसी महिला के लिए उसका स्वाभिमान है। उनका स्वाभिमान कब लौटेगा? यह देश पूछ रहा है, यह देश पूछ रहा है, देश की आधी आबादी पूछ रही है। यशोदा बहन के पास सिंदूर लेकर के कौन जाएगा? उनके स्वाभिमान का सम्मान क्यों नहीं हुआ? ये इस तरीके के राजनीति के नाम पर ऑपरेशन सिंदूर के उसका अपमान करना हुआ। उसका इतना राजनीतिकरण मत करिए कि दूसरे लोग सुन करके आपको थू थू करें। यानी कि ऑपरेशन सिंदूर का भाजपा राजनीतिकरण कर रही है। बिल्कुल राजनीतिकरण कर रही है, राजनीतिकरण कर रही है, भारतीय सभ्यता संस्कृति सबका अपमान करने का काम कर रही है। और ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर जो सिंदूर वितरण की जो बात कर रही है, ये भारत की सेना का भी अपमान है और ऑपरेशन सिंदूर का भी अपमान है। अच्छा, डॉक्टर साहब ये बताइए, जातीय समीकरण, समाजवादी पार्टी हमेशा जातीय समीकरण की बात करती है, इसीलिए पीडीए का भी उसने वो किया। जातीय जनगणना की बात जो है सपा और कांग्रेस दोनों करते थे, और मोदी सरकार ने जो है जातीय जनगणना का फैसला करके कह रही है कि भाई तब जब इनकी सरकार थी तब तो इन्होंने कराया नहीं, अब देखिए हम करवा रहे हैं। तो इसमें तो समाजवादी पार्टी के मुखिया श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव ने सबसे पहले लोकसभा में जातिवार जनगणना कराने की बात करी थी, और तब से लगातार यह बात हो रही थी। और 2022 से समाजवादी पार्टी ने प्रमुखता से इसको अपना मुद्दा बनाया और कांग्रेस ने भी इसमें साथ दिया। और आज हम सब लोग इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो जातिवार जनगणना ही नहीं, जातिवार जनगणना कराने के पीछे जो मकसद है, अभी आपने जो पूछा कि बैकलॉग के कितने पद खाली पड़े हैं, तो ग्राम पंचायत के सचिवालय से लेकर के प्रधानमंत्री के सचिवालय तक किस जाति की कितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, जब जातिवार जनगणना से उनका आंकड़ा आ जाएगा और सार्वजनिक पदों में उनकी हिस्सेदारी कितनी होनी चाहिए इसका आंकड़ा आ जाएगा, तब सही मायने में जातिवार जनगणना का मकसद पूरा होगा। और समाजवादी पार्टी इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि अभी जिस जाति का बेटा, जिस जाति की बेटी अभी सिपाही से लेकर के बड़े बड़े पदों पर नहीं पहुंच पाए हैं, वहां पर उनको पहुंचाने के लिए जातिवार जनगणना का सहारा लेगी और उनको विशेष सुविधाएं मुहैया करा करके उनको आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, जो उनकी जितनी संख्या है, संख्या के अनुपात में उनको हिस्सेदारी देने का काम करेंगे। अभी भी तो समानता है, कानून के समानता, अवसर की समानता, कहाँ इसको आप अवसर की समानता कहते हैं? हाँ, यही
भारतीय जनता पार्टी इसीलिए ग्रामीण इलाकों में जहां पर बहुतायत पीडीए समाज रहता है वहां की शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरीके से ध्वस्त करने जा रही है। वहां की गुणवत्ता इसीलिए खत्म कर रही है। अवसर की समानता कैसे कहते हैं? जब एक बोर्ड हो, एक सिलेबस हो, एक गुणवत्ता की शिक्षा हो तो उसको अवसर की समानता कहते हैं। दून कॉलेज की फीस कितनी है? दून कॉलेज की फीस कम से कम 15 लाख रुपए है और मसूरी में कुछ ऐसे भी कॉलेज हैं जिसकी फीस 25 लाख रुपए है। तो एक ऐसा कॉलेज जहां पर 25 लाख रुपए की फीस, वहां का सिलेबस, वहां की क्वालिटी ऑफ टीचिंग, वहां की फैसिलिटी सब उम्दा क्लास की, और वहीं पर आपके गांव का गरीब घर का बेटा जो पीडीए का बेटा है वो जाकर के मुफ्त की खिचड़ी खा करके नाक पूछ करके चला आता है। आप कहते हैं अवसर की समानता। अवसर की समानता तब कही जाएगी जब पूरे देश में अगर नीट की परीक्षा होती है तो नीट की परीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश का सिलेबस की परीक्षा अलग नहीं होती है और मध्य प्रदेश की परीक्षा अलग नहीं होती है। यहाँ के लोगों का अलग पेपर, वहां का अलग पेपर नहीं होता, लेकिन बोर्ड अलग अलग क्यों? बोर्ड का सिलेबस अलग अलग क्यों? यूपी बोर्ड का सिलेबस अलग, सीबीएसई का सिलेबस अलग। आपका बेटा, आपका भाई कोई कंपटीशन की तैयारी करता है तो आप कहते हो पहले एनसीईआरटी की किताबें पढ़ लो। क्यों? ये भेदभाव क्यों? कहां अवसर की समानता है? जब संसाधनों में समानता हो, जब एक अमीर घर का बेटा, एक डॉक्टर, आईएएस, पीसीएस का बेटा, एक राजनीतिक परिवार का बेटा जिस विद्यालय में पढ़ता है, अगर वहां पर मनरेगा की मजदूरी करने वाले का बेटा अगर पढ़ सके तब ये समझ लेना कि अवसर की समानता है। कांग्रेस सरकार ने निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम बनाया, लेकिन आज मैं आपसे पूछूं कि आप प्रयागराज में बता दो कि जो महंगे महंगे विद्यालय हैं जिनकी 5,000 रुपए से ज्यादा महीने की फीस है, ऐसे विद्यालयों में 25% पीडीए हो या कोई भी गरीब परिवार का बेटा बेटी वहां पर निःशुल्क उसको एडमिशन मिलना चाहिए। लेकिन आप बताओ, आप बताओ, हमने उत्तर प्रदेश की निजी संस्थान के लिए गवर्नमेंट कैसे कानून बना सकती? नहीं, कानून बना है, कानून बना है। ये मैं ये बता रहा हूं, भारत सरकार ने यह कानून बना है, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, जिसमें स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि जो निजी संस्थान है, शिक्षण संस्थान है, वहां पर 25% गरीब परिवार के बच्चों को निःशुल्क एडमिशन दे करके उनको शिक्षा दी जानी चाहिए। लेकिन आप मुझे बता दो कि आप प्रयागराज में जितने बड़े बड़े विद्यालय हैं, कारपोरेट के विद्यालय हैं, बड़े बड़े अधिकारियों के विद्यालय हैं, उनके विद्यालयों में कितना गरीब बच्चा पढ़ रहा है जो निःशुल्क पढ़ रहा है। हमने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जब मामला उठाया तो किसी में 10 का नाम आया, तो 10 में मैंने जब पर्सनल जांच पड़ताल शुरू किया तो पता चला कि वहां का चपरासी के बेटे का नाम डाल दिया गया, वहां पर और किसी के परिवार का नाम डाल दिया गया, लेकिन सही मायने में गरीब व्यक्ति जाकर के वहां पर पढ़ने का अधिकारी नहीं है। यह अवसर की समानता कहां से हुई? अच्छा नेताजी, उत्तर प्रदेश में और खास करके अगर मैं बताऊं तो लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, हम लोग एक साथी हैं संगीता शर्मा, उन्होंने राजा भैया का नाम लिया और मुख्यमंत्री ने कहा कि हम उनको जानते नहीं है। प्रतापगढ़ की राजनीति तो कहते हैं कि बिना जो है राजा भैया के चलती नहीं, क्षत्रिय समाज अगर नाराज रहेगा तो फिर कैसे जो है मामला बनेगा? राजा भैया की पार्टी जनसत्ता पार्टी है ना, समाजवादी पार्टी से क्या वास्ता? नहीं, अभी करणी सेना को लेकर के तो जनसत्ता दल को अपना प्रत्याशी लड़ाना चाहिए। जनसत्ता दल को अपना प्रत्याशी लड़ाना चाहिए, जनसत्ता दल से जनता फैसला करती। अच्छा चलिए, नहीं तो जनसत्ता दल ने प्रत्याशी क्यों नहीं लड़ाया? मैं क्षत्रिय समाज की बात करूं, जिस तरीके से रामजीलाल सुमन के वक्तव्य को लेकर के विवाद हुआ था, कहते हैं कि पूरे प्रदेश का क्षत्रिय समाज नाराज है सब। देखिए, रामजीलाल सुमन को लेकर के जिन लोगों में नाराजगी थी उनके अंदर क्षत्रियत्व तो नहीं है। जिसके अंदर क्षत्रियत्व है वह नाराज नहीं है। क्षत्रियत्व का जो काम होता है वह दूसरा होता है। और करणी सेना के नाम पर जो भी सेना हो, अब मैं उसका प्रमाण पत्र नहीं दूंगा कि वो करणी सेना के ही लोग थे या कोई और थे, लेकिन वो कायर जरूर थे, वो कायर जरूर थे, आज भी मैं कहता हूं। अच्छा नेताजी,
आप तो सदन में बहुत बातें उठाते हैं। अभी स्वरूप रानी अस्पताल को लेकर आपने बातें उठाई थी। आखिर स्वरूप रानी अस्पताल इतना पुराना अस्पताल है कि यहाँ से तो टीचर बनते हैं, जो शिक्षक बनते हैं, आप खुद चिकित्सक रहे हैं और खुद जो डॉक्टर बनते हैं, डॉक्टर की पढ़ाई यहाँ लोग करते हैं, फिर इस तरीके की चीजें क्या हैं? देखिए, सरकार की जो पॉलिसी है वो खराब है, जिसकी वजह से जो ट्रांसफर पॉलिसी है यहीं पर स्वरूप रानी अस्पताल की जो दुर्दशा हुई, उसका जो मुख्य कारण है, कुछ लोगों ने अपने प्रभाव में इस कॉलेज की अस्पताल को चलाया और ना तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन रही, ना क्वालिटी ऑफ मेडिकल सर्विस वहां पर रही। आप दलालों की भीड़ जो आप देखते रहे होंगे, आप बहुत बार स्वरूप रानी में जाते होंगे, तो एक डॉक्टर के चैम्बर में जितने मरीज नहीं होते, उससे ज्यादा एमआर और उनके दलाल होते थे। जो मैंने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में छोटी पर्ची का जो मामला उठाया था, जो पूरे प्रदेश में गया था, कि किसी सरकारी अस्पताल, यहाँ तक कि वो बीमारी तो सीएससी पीएससी तक पहुंच गई है, मेडिकल कॉलेज के अस्पताल छोड़िए, वो सीएससी पीएससी तक पहुंच गई है कि वहां पर डॉक्टर ओपीडी में बैठा है, एक पर्चा लिखता है, सरकारी पर्चा कुछ अलग बनाता है, एक छोटी सी पर्ची बनाता है, उस पर अपने सिग्नेचर करके दवाई का नाम लिख करके भेज देता है और निजी मेडिकल स्टोर से गरीब आदमी दवा जाकर के खरीदता है। कोई भी ऑपरेशन का इम्प्लांट यहाँ पर नहीं मिलता। अभी आप जाकर के स्वरूप रानी में पता कर लीजिए, जितने भी विभागों में ऑपरेशन के इम्प्लांट हैं वो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। सब वहां पर फर्जी तरीके से चिट्ठियां बनाई जाती हैं और निजी मेडिकल स्टोरों से कई गुना ज्यादा कीमत चुका करके गरीब आदमी को वहां पर खरीदने को मजबूर होना पड़ता है। तो निश्चित रूप से जो गरीबों को स्वास्थ्य की जो सुविधा मिलनी चाहिए वह नहीं मिल पा रही है, जो क्वालिटी ऑफ सर्विस होना चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। अभी आपने सुना होगा कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने जिस तरीके से फटकार लगाई, जिस तरीके से दृष्टि डाली, तो पता चला वो तो मर्चरे हाउस बोल दिया। हाँ, तो एकदम से इस तरीके का कमेंट निश्चित रूप से शर्मसार करने वाली बात है। आपके अंदर आप गुरु का भी काम करते हो और एक चिकित्सक का भी काम करते हो, दोनों के भीतर एक गरिमा होती है, गुरुता होती है, निश्चित रूप से उसकी कमी रही। अगर आप उस भावना से काम करते तो कभी गरीब आदमी को अपने स्वास्थ्य की सुविधा लेने में इस तरीके की मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ता, उनका इस तरीके से आर्थिक शोषण नहीं होता। और यहाँ पर मुझे जानकारी है, आपको भी जानकारी होगी, बड़े पैमाने पर ऐसे प्रोफेसर है जो कभी क्लास लेने नहीं जाते हैं, केवल मुफ्त की सैलरी लेने का काम कर रहे हैं। निजी मेडिकल नर्सिंग होमों में बैठे उन्हें कमाना है तो अपना निजी अस्पताल डाल करके कमाए, कौन मना करता है? लेकिन जो आपका कर्तव्य है, कर्तव्य का पालन करना चाहिए। स्वरूप रानी में कैसे सुधार होगा? निश्चित रूप से सुधार होगा, करेंगे, निश्चित रूप से सुधार होगा। स्वरूप रानी भी ऑडिट होगा, क्योंकि विभिन्न तरह की शिकायतें आ रही हैं, फर्जी नियुक्तियां भी वहां पर हुई हैं, बहुत सारे लोग फर्जी नियुक्त हैं, बहुत सारे लोग अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं करते हैं और बहुत सारे भ्रष्टाचार के मामले हैं। कोरोना पीरियड में जितने इक्विपमेंट्स आए हैं कुछ भी नहीं चले, सब खराब पड़े हुए हैं। तो बहुत सारे मामले हैं जो आने वाले वक्त में खुलेंगे। एक में भी इसका भी आप जिक्र करिएगा, पत्रकारों के लिए एक विधायक ने, जो एक एमएलसी थे, उन्होंने 1 लाख रुपए दिया था कोरोना पीरियड में। किस पत्रकार को मिला ये मुझे नहीं पता, अपने निधि से उन्होंने दिया था। तो इसका भी जो है जरूर होना चाहिए, आखिर किसको मिला? नहीं, मुझे तो ये जानकारी है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में ये प्रस्ताव आया था कि सभी विधायक अपनी निधि को कोरोना के लिए समर्पित कर दे, तो हम लोगों ने पूरी की पूरी निधि समर्पित कर दिया था। तो जब हमारे पास निधि नहीं है तो हम कहां से किसी को 1 लाख देंगे या कोई किसी को 1 लाख देगा? किस विधायक का है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जब उसकी पूरी निधि सरकार ने ले लिया, हाँ, तो कोई कहां से देगा? अच्छा नेताजी, मैं राजनीति की बात करता हूँ, थोड़ा सा ज्यादा समय नहीं लूंगा, बहुत पूरा समय लीजिए। नेताजी, आप जब जो है अपना दल यस के प्रदेश अध्यक्ष थे, 2022 इलेक्शन के पहले ही की बात निकाल लेता हूँ, कि जब आप अपना दल यस में थे, कहा जाता है कि आप भारतीय जनता पार्टी में जाना चाह रहे थे, लेकिन अपना दल यस ने जो है आपकी एंट्री भाजपा में रोक दी। ये कहाँ तक सही है? नहीं, देखिए, अगर अपना दल एस ने भाजपा में एंट्री अगर रोक पाने में और सक्षम होता, तो आप बताओ कि जिस दिन से मैं अपना दल से मेरी नाराजगी हुई थी, ये बात अलग है कि अन्य लोगों की तरीके से मैंने मीडियाबाजी नहीं की, मीडिया को बुला करके किसी पर अनाप शनाप कोई अनर्गल आरोप नहीं लगाए, लेकिन ये बात हमने जरूर कही जब आप जैसे लोगों ने जब पूछा
तो मैंने कहा कि डॉक्टर सोनीलाल पटेल जिस कमेरा समाज की लड़ाई लड़ने की बात करते थे, आज उनकी विरासत को संभालने वाले लोग केवल उसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना करके राजनीति का व्यापार करने का काम कर रहे हैं, और इस बात से मैं नाराज हूं। क्या कोई ऐसी राजनीतिक पार्टी हो सकती है कि जहां पर पत्नी उस राजनीतिक पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हो और पति उस राजनीतिक पार्टी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, जहां पर पत्नी केंद्र सरकार में मंत्री हो और वहीं पर पति उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हो? क्या ऐसी भी कोई राजनीतिक पार्टी होती है क्या? क्या डॉक्टर सोनीलाल पटेल ने इसी का मेरा समाज को सम्मान देने की बात करी थी क्या? आप दूसरे किसी पर भरोसा नहीं कर पा रहे हो, आप अपनी मां पर भरोसा नहीं कर पा रहे हो, आप अपनी बहन पर भरोसा नहीं कर पा रहे हो, आप समाज के दूसरे नेताओं पर भरोसा नहीं कर पा रहे हो। डॉक्टर सोनीलाल पटेल के साथ चलने वाले कितने लोग आज बचे हैं? हमारे जैसे जितने लोग आए थे आज कहां उनके साथ बचे हैं? नीलू पटेल का क्या हुआ? नीलू पटेल का क्या हुआ? डॉक्टर सोनीलाल पटेल के साथ चले थे, उनको टिकट तक नहीं दिया। तो जितने भी नेता इस तरीके से आए, सब लोगों ने इसीलिए किनारा किया कि आप केवल राजनीति का व्यापार कर रहे हो। अच्छा, कहा जाता है, ये बातें पुष्ट नहीं है, आज आप राज खोली दीजिए कि मंत्रिमंडल में ना लेने की वजह आपका मंत्रालय जो मंत्रिमंडल मिला तो दूसरे किसी को दे देना भी एक वजह रहा। देखिए आप देखिए, मैं कोई लालच की बात नहीं कर रहा हूं, ना तो मैंने उसकी कभी पीड़ा व्यक्त करी थी, ना मेरे मन में कोई पीड़ा आई। लेकिन जब सरकार 2017 में बनने का वक्त आया तो आप सब लोगों ने चैनल पर भी आपने देखा होगा कि उस समय तक, उसके पहले मैं अपना दल का नेता था सदन के भीतर, अपना दल का जो विधायक दल का जो नेता है, मैं नेता था उस समय। और स्वाभाविक सी बात है कि जिसके पास विपक्ष में अपनी भूमिका अदा करने का एक अच्छा अनुभव हो, तो पहले तो मंत्रिमंडल में स्वाभाविक सी बात है उसको जगह दी जाती है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी बहुत सारे लोगों ने बुलाया, मुझे चाय पिलाया, और उसके बाद पता चला कि भाई जो है अब तो ओम प्रकाश राजभर के 4 विधायक और कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री सब ले लिया, और हमारे पास उस समय 8 विधायक हम जिता करके लाए थे, और एक भी कैबिनेट मंत्री नहीं लिया गया। इस शर्त पर नहीं लिया गया कि अभी हमें कैबिनेट मंत्री नहीं चाहिए, जब आपके यहाँ एमएलसी का पद खाली होगा और तब आशीष पटेल को एमएलसी बनाया जाएगा। एमएलसी बनाने के बाद फिर कैबिनेट के विस्तार में इनको कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। ये सब कुछ निर्धारित कर लिया। लेकिन फिर पहले सरकार में तो कैबिनेट में आया ही नहीं थे, जबकि बन चुके थे एमएलसी। नहीं, तो उस समय विस्तार कहाँ हुआ था? उस समय विस्तार कहाँ हुआ? जब विस्तार हुआ तो हुआ है। एक भी आप विस्तार मुझे बता दो, एक भी आप विस्तार बता दो। आए उस समय 2022 में जब नई सरकार बनी तब। ना आप फिर गलतफहमी में है। देखिए, जब वो पहले आप पूरा देख लीजिए। नहीं, वो जब केंद्र की बात कर रहे हैं। अनुप्रिया पटेल विस्तार में आई थी। देखिए, अनुप्रिया पटेल विस्तार में आई, विस्तार में आए, उसके बाद विस्तार हुआ कहाँ? कहाँ विस्तार हुआ? यूपी सरकार का नहीं विस्तार हुआ, नहीं विस्तार। ये बात। अच्छा, समाजवादी पार्टी को लेकर भी एक बातें बहुत चली थी कि जो है आप विश्वनाथगंज के विधायक थे, और विश्वनाथगंज से जो है राजा राम पांडे के परिवार को भी टिकट नहीं दिया, जो कि बहुत बड़ी वहाँ राजनीतिक हस्ती मानी जाती थी, और फिर आपको रानीगंज भेज दिया गया। रानीगंज से आपका वोट आउट मार्जिन जो है जीतने का भी कम रहा, और फिर आप लोकसभा टिकट मांग रहे थे, उसको भी नहीं दिया गया। तो ये क्या समाजवादी पार्टी में भी आपका कद पहले छोटा करने की कोशिश की गई, फिर जो है? देखिए, ये तो समझने की बात है कि कौन व्यक्ति उसे किस तरीके से समझता है। लेकिन मैं मानता हूं कि योद्धा युद्ध करने में विश्वास करता है। किस मैदान पर लड़ना है, उसे किस योद्धा से लड़ना है, यह निश्चय करने का काम नहीं करता। इसका निश्चय करने का काम सेनापति या पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनीतिक रूप से कहें तो कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि पार्टी का जो निर्देश होगा हम उसको पूरा करेंगे। वो चाहे रानीगंज से लड़ाएं, चाहे विश्वनाथगंज से लड़ाएं, या अन्य कहीं से लड़ाएं, जहां से भी लाएंगे। मेरा काम लड़ना है और मैं अपने कर्म पर भरोसा करता हूं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल और थे इसी तरीके से, जैसे कि आपको नहीं लगता कि जब प्रतापगढ़ में सांसद सपा का हुआ, फतेहपुर में हुआ, बांदा में हुआ, अम्बेडकर नगर में हुआ, बस्ती में हुआ, आपको नहीं लगता कि अगर जो है फूलपुर से आपको टिकट दिया गया हो? नो डाउट, इस बात को कहने मुझे कोई संकोच नहीं है कि फूलपुर से अगर पटेल कैंडिडेट होता तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह से हारती।
इस बात को पटेल कहने होता में मुझे कोई संकोच नहीं। पटेल होता है डॉक्टर आर के वर्मा होता नहीं, कोई मैं क्या कह रहा हूं कि भाई हमें लड़ाते ठीक है, नहीं तो पटेल लड़ाते, तो निश्चित रूप से चूंकि मतदाताओं की तादाद बहुत है और यहाँ के जो राजनीतिक टेस्ट है उससे मैं वाकिफ हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फूलपुर एक मिसिंग सीट हो गई समाजवादी पार्टी के लिए। अगर समाजवादी पार्टी यहाँ से पटेल लड़ाई होती तो लाखों वोट से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर हारी होती। 2027 में डॉक्टर आर के वर्मा रानीगंज से ही लड़ेंगे। अब फाफा में बड़ी चर्चा है आपकी, बड़े होर्डिंग्स देखिए मैंने आपको फाफा विधानसभा को लेकर भी आपका, देखिए मैंने आपको पहले जो समर्थक होता है, समर्थक चाहता है कि वो अपने समर्थित नेता को वो चाहता है कि हमारी जगह से ही चुनाव लड़ें। तो रानीगंज के भी लोग बैठे हैं, ये कहेंगे नहीं हमें रानीगंज से लड़वाना है। विश्वनाथगंज के लोग बैठेंगे, वो कहेंगे नहीं हमें विश्वनाथगंज से लड़वाना है। फाफामऊ के लोग बैठेंगे तो कहें हमें फाफामऊ लड़वाना है। हो सकता है फूलपुर के लोग आ जाते कहें फूलपुर से लड़ना है। तो ये समर्थकों की भावनाएं होती हैं, उनका आदर करना नेता का कर्तव्य है, उनका आदर किया जाता है और उनकी सम्मान के साथ, उनकी समस्याओं के साथ खड़े रहना ये नेता का कर्तव्य हम लोग करते हैं। लेकिन लड़ने लड़ाने की बात पर मैं फिर वही कहूंगा कि योद्धा युद्ध करने में विश्वास करता है, किस मैदान पर करेगा, किस योद्धा से करेगा, इसका निश्चय करने का काम नहीं होता है। इसका निश्चय करने का काम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है। अब हमें भीष्म से लड़ना है कि कर्ण से लड़ना है कि दुर्योधन से लड़ना है, ये काम जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का तय करना, अखिलेश जी करेंगे जी। अच्छा नेताजी ये बताइए 2027 में आप क्या देख रहे हैं? 2027 में क्या समाजवादी पार्टी सरकार बना पाएगी? इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से हारेगी और 2024 के ही चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है। और जब हमारा पीडीए केवल मिडिल स्टेज तक आया था और जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है हम इसको ग्राउंड लेवल पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। जो पीडीए समाज है, पीडीए का जो अंतिम व्यक्ति है वहां तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो राजनीति को नहीं समझता, जो लोकतंत्र को नहीं समझता है, हम उसके पास तक पहुंचाने का प्रयास करें। और जिस दिन ये बात पहुंच गई तो भारतीय जनता पार्टी मिट जाएगी। डॉक्टर साहब पीडीए कौन से स्टेज में चल रहा है? अभी तो 2 साल का समय है, कितना विस्तार हो चुका है? हमने सुना कि जातीय जनगणना भी बूथ वाइज करवा रहे हैं आप लोग। देखिए हम लोग जातीय जनगणना करवा रहे हैं, हम लोग सरकार भी तो करवा रही है। हम लोग देखिए सरकार के पास सारे डेटा हैं, सरकार के पास इतने सारे हैंड्स हैं कि उसके पास सारे डेटा हैं। और इसी बात से घबरा करके केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया कि जातिवार जनगणना करा लो। लेकिन जातिवार जनगणना उनके लिए एक ऐसा जिन्न साबित होगा जो उनको नींद नहीं आने देगा। ये जातिवार जनगणना ये ऐसे नहीं पूरी होने वाली है, पारदर्शिता के साथ करवा करके दिखाएं, उसके बाद पीडीए अपना हक मांगेगा और पीडीए को हक देना पड़ेगा। वो सरकार कैसी, सरकार का मुखिया कैसा, जिसको पता ही ना हो कि हमारे परिवार का कौन सदस्य बीमार है, कौन कमजोर है, किसको दूध चाहिए, किसको दवा चाहिए, किसको सब्जी चाहिए, अगर उसे यही नहीं पता हो तो मुखिया कैसा? तो सामाजिक बदलाव हो गया तो नहीं, सामाजिक परिवर्तन तो तभी होगा ना। नहीं, सामाजिक बदलाव इस तरीके से हो गया जब आर्थिक सामाजिक और शैक्षणिक रूप से कोई वर्ग मजबूत होगा तो वो जो सामान्य वर्ग में आ जाएगा। नहीं हाँ, तो देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, हम किसी को कमजोर करके रखने में विश्वास नहीं करते हैं। अभी तो हम किसी को कमजोर करके रखने में सुख की अनुभूति नहीं पाते हैं। हम सब इसीलिए हम समता, ममता, न्याय, बंधुत्व की बात करते हैं। अभी तो यही हो रहा है। हाँ, तो ये भारतीय जनता पार्टी इसीलिए ये चाहती है। हमने अभी आपसे चर्चा किया कि उत्तर प्रदेश हो या केंद्र हो या कोई भी विभाग हो, जहां पर क्लास 3, क्लास 4 की नौकरियां जो सरकारी पद थे, सरकार उनको खत्म करके उन पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्तियां करा रही है। और उन पर कर्मचारियों की तादाद देखेंगे तो बाकी कर्मचारियों से कई गुना ज्यादा होगी। तो इतना उनसे कई गुना ज्यादा पीडीए का परिवार, उसका परिवार पढ़ लिख करके समृद्ध हो, यह भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है। इसीलिए उनको 50,000 सैलरी न दे करके आउटसोर्सिंग के माध्यम से 10,000 पर नौकरी करवा रही है। अच्छा नेताजी, अब हम लोग लास्ट सवाल है मेरा, उसके बाद फार राउंड चालू होगा। गठबंधन 2022 में तो कई पार्टियों से गठबंधन था समाजवादी पार्टी का, तब भी जो है 111 सीट पाई, टोटल 125-26 सीट पाई।
और 2024 और 2027 के लिए तो गठबंधन में कांग्रेस को छोड़कर कोई दिख नहीं रहा है, तो हाउ यू कैन डू इमेजिनेशन? देखिए, हमारा गठबंधन पीडीए है, हमारा परिवार पीडीए है। जो पीडीए में सहानुभूति रखने वाला व्यक्ति होगा उसका हम दिल खोल करके स्वागत करते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी को हराने में दिलचस्पी रखता होगा, जो भारत के संविधान को बचाने में दिलचस्पी रखता होगा, जो भारत के लोकतंत्र को बचाने में दिलचस्पी रखता होगा, जो आरक्षण को बचाने में दिलचस्पी रखता होगा, जो सामाजिक न्याय की विचारधारा पर चलने वाला होगा, उसका हम दिल खोल करके स्वागत करेंगे। और जो जिसकी दिलचस्पी नहीं है, हम निश्चित रूप से उससे गठबंधन करना नहीं चाहेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए, जैसे कि मायावती भी तो यही कर रही, दलित और पिछड़ों को जो है जोड़ने का काम कर रही है, और चंद्रशेखर खुद जो है, आप जो चर्चा से बाहर हो, जिसका राजनीतिक वजूद ही खत्म हो चुका हो, कहाँ आप बात कर रहे हैं? मुझे लगता है कि समय को केवल नष्ट करना है। अब हमारा फायर राउंड होगा। मैं कुछ नेताओं का नाम लूंगा और उनके बारे में जो भी आपके समझ में आएगा, एक शब्द दो शब्द में आप उसके बारे में बोलिए। केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री, ये तो सब जानते हैं। तो बस। मायावती पूर्व मुख्यमंत्री। आशीष पटेल डॉक्टर सोहनलाल के विरासत के व्यवसायी। डॉक्टर संजय निषाद समाज के व्यवसायी। दीपक पटेल मित्र। ब्रजेश पाठक उत्तर प्रदेश सरकार के उपेक्षित उप मुख्यमंत्री। ब्रिजभूषण शरण सिंह पूर्व सांसद। आज तक सबसे सफल मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी। सबसे सफल प्रधानमंत्री बनना अभी बाकी। चलिए विधायक जी, आज आपने बहुत समय दिया, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ रानीगंज विधानसभा से विधायक डॉक्टर आर.के. वर्मा जी थे। डॉक्टर आर.के. वर्मा जी का कहना है कि पीडीए पूरी तरीके से मुस्तैद है और 2027 में जो है भारतीय जनता पार्टी को हराकर सत्ता में आएगी। डॉक्टर आर.के. वर्मा का ये भी कहना है कि पूरी तरीके से जो है भ्रष्टाचार में डूबी हुई है भाजपा और कानून व्यवस्था का नाम जो है प्रदेश में नहीं रह गया है। आप ऑडिट भी कर रहे हैं और आगामी दिनों में तमाम भ्रष्टाचार को ओपन करेंगे। फिर हम डॉक्टर आर.के. वर्मा जी से आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे। देखते रहिए एमटी टॉक शो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।